हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमईसी यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये क्या होती है, इसका इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एमईसी का रिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एमईसी होती क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। एमईसी वर्ड जो है ये सबसे पहले प्रोफेसर इवरिंग फिशर ने 1930 में दिया था और इसने इनको कहा था रेट ऑफ रिटर्न्स ओवर कोस्ट, यानी कि आप जितनी भी कॉस्ट लगाते हैं, जितना भी आप पैसा खर्च करते हैं, उस पर आपको कितना रिटर्न मिलता है, कितने परसेंट रिटर्न मिलता है, उस परसेंटेज ऑफ रिटर्न को एमईसी कहा जाता है। एमईसी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है जो आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर, कि आपने नया इन्वेस्टमेंट जो भी किया 5 करोड़ 10 करोड़ 5 लाख 10 लाख, उस पर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि आपको कितनी इनकम होने की उम्मीद है, और दूसरा की सप्लाई प्राइस, यानी कि आपने कितना अमाउंट सप्लाई किया है, यानी कि न्यू इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपकी कितनी है। तो सबसे पहले है एमईसी की डेफिनेशन। एमईसी की डेफिनेशन प्रोफेसर डिलार्ड ने दी है। उनके अकॉर्डिंग द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि जो आपने नई एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि नई मशीन खरीदी है, फॉर एग्जांपल आप नया एक मतलब कोई बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में, तो इज हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स ओवर द कोस्ट, भी उसमें जो आपने नई मशीन खरीदी है उसकी आपकी जो कॉस्ट है उस पर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, जो आप उस टाइप का, जैसे पहले आपकी एक मशीन है, आप उसी टाइप की दूसरी मशीन भी लगा रहे हैं, पहले वाली मशीन से आपको कितना रिटर्न हुआ, ठीक है, वो आपको ज़्यादा था तो आप दूसरी मशीन लगाते हैं, दूसरी मशीन आपको 5 लाख में मिलती है। अब आप ये देखते हैं कि इस 5 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल एसेट्स में, उनसे आपको कितने रिटर्न्स होने की उम्मीद है, उसको कहा जाता है एमईसी। जैसे कि हमने पढ़ा कि एमईसी दो तरह चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कि एमईसी को डिटर्मिनेंट्स दो हैं, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ द कैपिटल एसेट्स, दूसरा की सप्लाई प्राइस। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड बेसिकली होती क्या है। इसको हम सिंबॉलिकली वाई और सबस्क्रिप्ट्स में डी, वाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। Prospective yield of an asset is the average net return expected from it during its lifetime of use, यानी जो आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, ये 5 लाख रुपए से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इस मशीन की गारंटी वारंटी वो क्या कहता है, जैसे आप एक शॉपकीपर पर गए, आपने उसको कहा कि मुझे ये मशीन चाहिए, उसने कहा ठीक है 5 लाख की है, तो आप उससे पूछते हो कि इसका लाइफ कितने साल का है, कितने साल तक बिना रुकावट के काम कर सकती है, तो वो कहते हैं कि इसकी लाइफ 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स तक हम इसकी गारंटी लेते हैं, यदि इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिपेयर की दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेवार हम हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ इसकी हो गई 15 ईयर्स। अब आप ये देखते हो कि ये 5 लाख रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये 15 ईयर्स में आपको कितनी इनकम अर्न करके दे सकता है। 5 लाख रुपए से सपोज कीजिए आप अर्न करते हैं 15 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, तो
15 सालों में ये 5 लाख रुपए से आपको प्रॉफिट होता है 25 लाख रुपए का, तो मतलब 25 लाख रुपए आप अर्न करते हैं, तो आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी हो गई? 20 लाख, क्योंकि 5 लाख तो आपने खर्च किए थे। तो यहाँ पर हम ये इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड को हम एनुअल रिटर्न्स ऑफ द कैपिटल एसेट्स के साथ निकालते हैं। इसका आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब पहले साल आपको ज़्यादा काम करके दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम होती थी, मतलब टोटल सालों में 25 सालों में यदि वो आपको 15 सालों में 25 लाख रुपए अर्न करके देखते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड आपकी 20 लैक्स हो जाती है। तो टोटल मतलब वो अपनी लाइफ में कितना आपको अर्न करके दे रही है। सप्लाई प्राइस क्या है? जो 5 लाख रुपए है, यानी कि ये वो कॉस्ट है जो आपने न्यू एसेट्स लगाए हैं उन पर आप मतलब कितना आपने खर्च किया है। 5 लाख इज द सप्लाई प्राइस एंड 25 लाख इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। मतलब 25 लाख इसके उससे आपको मिलते हैं, तो 20 लाख प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस में क्या रिलेशन है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये इसका फार्मूला है प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एन ईयर। एन यानी कि जैसे हमने यहाँ पर इसकी लाइफ मानी है 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, ये इसका फॉर्मूला है। प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हमने ये सब कुछ बताया हुआ है। वाई एन जो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड है कैपिटल की एन नंबर ऑफ ईयर्स में, पी वी प्रेजेंट वैल्यू है, आर रेट ऑफ डिस्काउंट है, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ है जो हमने यहाँ पे 15 ईयर्स मानकर चले हैं। अब है कि जो आप ये m है, m को कैसे कैलकुलेट करते हैं? m व्हाट इज m? स्मॉल m इज द MEC। MEC को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, सप्लाई प्राइस भी हमारे पास है और प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी है। अब टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज द एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रोस्पेक्टिव यील्ड थ्रू आउट द life. Y and PY can be found out like compound interest from the principal amount, supply price and MEC। अब देखिए सप्लाई प्राइस और MEC इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब सपोज कीजिए कि सप्लाई प्राइस जो है वो SP है और PY जो है वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है। अब आप फर्स्ट ईयर में आपकी MEC कितनी होगी? तो फर्स्ट ईयर में प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है, मतलब पहले साल आपने जो सप्लाई प्राइस है उससे आपको कितनी प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलेगी, उसका फॉर्मूला है PY1 इज इक्वल टू SP इंटू 1 प्लस M। यहाँ पर ये M जो है ये है आपकी MEC। यहाँ से आप सप्लाई प्राइस निकाल लीजिए। सप्लाई प्राइस के ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा PY1 1 प्लस M। ये फर्स्ट ईयर की बात है। अब सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं। सेकेंड ईयर की प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होगी? फर्स्ट ईयर की प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सेकेंड ईयर में MEC कितनी है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे? PY1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाली, ठीक है। PY1 क्या है? SP इंटू 1 प्लस M और एक 1 प्लस M ये है, तो ये क्या हो जाएगा? SP इंटू 1 प्लस M का स्क्वायर। यहाँ से फिर SP निकाल लो। SP क्या हो गया? PY2 1 प्लस M का स्क्वायर। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होगी? सेकंड ईयर में आपको कितनी यील्ड प्राप्त हुई और थर्ड ईयर की MEC कितनी है? अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। SP 1 प्लस M का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस M, 1 प्लस M ये वाला, तो ये क्या हो गया? SP 1 प्लस M का क्यूब। तो यहाँ से SP की वैल्यू क्या निकल आई? PY3 अपॉन 1 प्लस M का क्यूब। हम क्या देख रहे हैं कि जब फर्स्ट ईयर है
तो PY1 है 1 प्लस एम है, सेकेंड ईयर है PY2 है स्क्वायर हो गया, थर्ड ईयर है PY3 हो गया क्यूब हो गया। तो इसी तरीके से यदि हम n ईयर की प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकालते हैं तो वो क्या होगा PYN 1 प्लस m की पावर n। ठीक, तो यहाँ पर हम यदि सभी ईयर्स की सप्लाई प्राइस को काउंट करते हैं तो सभी ईयर्स की सप्लाई प्राइस यदि हम इक्विवेलेंट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, और n ईयर्स की सप्लाई प्राइस यानी कि जो टोटल सप्लाई प्राइस है उससे आपको n ईयर्स में प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी मिली, PY1 1 प्लस m प्लस PY2 1 प्लस m का स्क्वायर प्लस PY3 1 प्लस m का क्यूब अप टू PYN 1 प्लस m की पावर n। अब यदि हम इन सब का टोटल करें तो SP किसके बराबर हो गया, PY अपॉन 1 प्लस m का पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, SP इंटू 1 प्लस m की पावर n इज इक्वल टू PY, हमें वैल्यू निकालनी है m की, 1 प्लस m की पावर n इज इक्वल टू PY अपॉन SP, 1 प्लस m इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n, m इज इक्वल टू n SP माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया MEC को कैलकुलेट करने का। इस तरीके से हम MEC को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि MEC शेड्यूल और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, कि जो हमारा MEC और R का इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है उसमें किस तरह का रिलेशन पाया जाता है। MEC जो है उसका इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम होता है तो MEC का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। हम अपनी कैपिटल को बिल्कुल सोच समझ कर खर्च करते हैं, उसको फुली यूटिलाइज करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे MEC का लेवल डाउन होता चला जाता है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये रेट ऑफ MEC है। जब इन्वेस्टमेंट कम है तो MEC ज़्यादा है, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो धीरे धीरे MEC कम होता चला जाता है। इन दोनों में ये है MEC कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। यहाँ पर भी हमने ये MEC कर्व बनाया हुआ है। उसके बाद है MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन। MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। यदि MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, यानी कि ये रिटर्न्स हैं, ये आपको देना होता है। जब आपकी देनदारियां कम होती हैं, बैंक को आपको ब्याज कम देना है लेकिन जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि आपको बैंक में तो देना पड़ रहा है रिटर्न मतलब इंटरेस्ट 12%, MEC है आपकी 10%, तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। और यदि दोनों बराबर बराबर है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। वहाँ पर आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। यदि एक एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिस्टिक है, उसको लगता है कि आज नहीं हो रहा, रिटर्न मिल नहीं रहे तो आगे भी तो मिल सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरा सोचता है नहीं, जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो काम करके क्या फ़ायदा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट में एंटरप्रेन्योर की विश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक रिलेशन होता है। उसके बारे में हम देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से बताएंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस पर है इन्वेस्टमेंट और वाई एक्सिस पर है आपकी MEC और R। अब हमने बताया कि MEC और R में नेगेटिव रिलेशन होता है। अभी हमने पढ़ा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट I पर ये आपका आ जाता है ब्रेक इवन
पॉइंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी, ये डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर के ऊपर। इससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है और MEC ज़्यादा है, यानी कि MEC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, I तक, जहाँ तक कि ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ जाता। अब यदि I के बाद इन्वेस्टमेंट I1 किया जाता है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, MEC कम है। ये देखिए गैप है ना, MEC कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर MEC कम है और R ज़्यादा है। इस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस में पैसा लगाना नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से हम MEC और R के रिलेशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद फिर है कि MEC को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कुछ शॉर्ट रन के फैक्टर्स हैं और कुछ लॉन्ग रन के फैक्टर हैं। शॉर्ट रन के फैक्टर्स में हम स्टडी करते हैं जैसे कि मार्केट का साइज़ कैसा है, मार्केट का साइज़ बड़ा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, MEC भी ज़्यादा होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, यदि फ्यूचर में आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी MEC कम हो जाएगी, यदि कॉस्ट कम होगी तो MEC बढ़ जाएगी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेंगे उतनी MEC ज़्यादा होगी, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी MEC ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग रन में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, मतलब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है उसमें जब जब कंजप्शन बढ़ेगी तब तब MEC बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का नेचर कैसा है, यदि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो MEC बढ़ेगी, यदि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो MEC नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से हम इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई डाउट है या अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.